हेलो गाइस, मैं गजेंद्र कौशिक अव्यान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम टॉपिक लेते हैं प्रवाल या इन्हीं को इंग्लिश में कहते हैं कोरल्स। तो ये होते कहाँ हैं, क्या दशाएं होती हैं जहाँ ये रहते हैं, इन सब को हमें पढ़ना होता है। कितने तरह के होते हैं ये भी देखना होता है और कब किन दशाओं में इनका विनाश हो जाता है, उन चीज़ों पर भी हमें ध्यान देना होगा। कोरल्स को अगर हम देखें तो इसमें दो चीज़ें एक साथ पाई जाती हैं। एक तो होता है मूंगा जीव होता है जो सिलेंट्रेटा फाइलम का होता है, और इसी के साथ में रहती है शैवाल या एल्गी। तो दोनों साथ क्यों रहते हैं? देखिए, मूंगे जीव की एक नेचर है कि ये अपने अंदर से कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकालता है, सिक्रेट करता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकाल करके डिपॉजिट करता जाएगा। आप ये भी कह सकते हैं कि अपना घर बनाएगा। तो ये एक जगह पर बहुत सारे होते हैं, लेकिन घर तो बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकालने की इसकी टेंडेंसी है, ये तो ठीक है। लेकिन ये अपना खाना नहीं बना पाता। तो खाने के लिए इसे चाहिए कि शैवाल इसके साथ हो। तो क्या शैवाल खाना बना लेती है? हाँ, क्योंकि ये पौधे हैं और इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल रहेगा तो फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस होगा तो खाना बन रहा है, या उसी खाने को, बने हुए खाने को मूंगा भी खाएगा। तो इन दोनों का एक साथ रहना एक अपने आप में ये रिलेशनशिप है जिसे हम कह सकते हैं सहजीवन। सहजीवन क्या होता है या सहजीविता क्या होती है? सिम्बायोसिस जिसे कहेंगे इंग्लिश में। जब कोई दो जीव एक साथ रहते हों और दोनों जीवों को आपस में एक दूसरे से लाभ होता हो। मतलब कहने का यह है कि दोनों एक साथ हैं, दोनों को जरूरत है दोनों की। ऐसा जीवन कहलाता है सहजीवन, या ये रिलेशन कहलाता है सहजीविता। दूसरा आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक होती है परजीविता। परजीविता में भी दो जीव रहेंगे और उनमें खास बात यह रहेगी कि एक जीव को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे जीव को नुकसान होता है। जैसे हमें कोई भी इन्फेक्शन हो जाए तो जिस चीज का इन्फेक्शन हुआ वो तो ठीक है, आराम से हमारी बॉडी में है, लेकिन वो हमारी बॉडी में रहते हुए टॉक्सिन्स बनाएगा और वो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। या आप देख सकते हैं फीताकृमि वगैरह भी समझने के लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी आदमी के आहारनाल में फीताकृमि है तो फीताकृमि तो चिपक करके आहारनाल से और पचा पचाया भोजन ले रहा होता है, लेकिन उसकी वजह से बीमारी भी होगी। यानी कि जिस आदमी के शरीर में फीताकृमि जैसा कोई भी जीव पाया जाएगा तो उस जीव को तो फायदा होगा, लेकिन इंसान को या जिसमें वो है उसे नुकसान होगा। तो ऐसा रिलेशनशिप कहलाता है परजीविता। लेकिन यहाँ क्या है? सहजीविता, सिम्बायोसिस। दोनों को दोनों से फायदा है। ठीक है, शैवाल का बनाया हुआ भोजन मूंगा खाता है तो मूंगे से शैवाल को क्या फायदा है? मूंगे द्वारा बनाया गया घर या डिपॉजिट किया गया कैल्शियम कार्बोनेट, इससे एक प्लेटफॉर्म बनेगा। यानी कि कुल मिलाकर के इस डिपोजिशन से क्या बनेंगे? द्वीप बनेंगे या बैरियर रीफ्स बनेंगी।
लेकिन शैवाल को मूंगे के साथ रहने के लिए ठिकाना मिलता है और मूंगे को खाने के लिए शैवाल से खाना मिलता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं इसी के, वो क्या दशाएं हैं जहां प्रवाल विकसित होंगे। देखिए, मुख्यतः 3 दशाएं लेकर के चलें। एक होता है टेम्परेचर, तापमान, कितने से कितना होना चाहिए, रेंज 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान होना चाहिए, वहां मूंगा रह सकता है। मूंगा और शैवाल दोनों मिलकर के रह सकते हैं। दूसरी दशा क्या है, सैलिनिटी या लवणता। ये लगभग 25 परसेंटाइल से 30 परसेंटाइल के बीच में हो। और तीसरी एक और भी बहुत जरूरी शर्त होती है, वो है कि सागरीय भाग में ये उन जगहों पर पाए जाएंगे जहां 200 से 300 फीट गहराई हो। एक एक चीज को जानेंगे, क्योंकि देखिए, जहां लवणता 25 से कम रहेगी वो फ्रेश वाटर की तरफ आ रहे हैं, यानी कि फ्रेश वाटर या ज्यादा नमकीन जल में प्रवाल नहीं होंगे। तापमान अगर 20 से 25 से ज्यादा हो रहा है तो ऐसे में शैवाल में जो क्लोरोफिल पाया जाएगा वो भी खराब हो जाएगा, बल्कि ये खुद ही बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में जो एक साथ रहने वाला जो रिलेशन था वो खत्म हो जाएगा। और तीसरा, 200 से 300 फीट की गहराई पर पाया जाना। इससे ज्यादा अगर गहराई होगी तो क्या दिक्कत है, 300 फीट से ज्यादा। देखिए, पानी में जो सनरेज हैं वो 300 फीट के आसपास तक पहुंच जाती हैं, इफेक्टिव होती हैं वहां तक। सनरेज होंगी तभी फोटोसिंथेसिस होगा। तो अगर 300 फीट से ज़्यादा गहराई होगी तो सनरेज या इंसोलेशन ठीक से नहीं मिलेगा, तो ऐसे में क्लोरोफिल द्वारा फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो खाने की कमी होगी, तो जो मूंगा जीव है वो मरना शुरू हो जाएगा। तो ये 3 दशाएं आवश्यक हैं प्रवाल के लिए। अब हमें देखना होगा कि प्रवाल कितने तरह की होती है। मैं इधर ले लेता हूं। नंबर 1, फ्रिंजिंग रीफ्स, या इन्हीं को कहते हैं अप तटीय भित्तियां। दूसरी होती हैं बैरियर रीफ्स या अवरोधक। ये मैंने अवरोधक लिखा है, अवरोधक भित्तियां। और तीसरी होती हैं अटॉल या कोरल रिंग्स, या इन्हीं को कहेंगे वलयाकार भित्तियां। और हम इन्हें अब डायग्राम पर थोड़ा सा देखेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि इनकी बनावट कैसी रहेगी, उसके बाद फिर एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए, जो फ्रिंजिंग रीफ्स होंगी, ऐसा समझें आप कि मैं अगर
इंडिया को ही ले लूँ, पूरा मैप नहीं बना रहे हम, जितने से काम चल जाएगा बस उतना ही ले रहे हैं। अगर ये डिपोजिशन एकदम तट से लगकर होता है तो अपतटीय भित्तियां कहलाती हैं। या मैं इधर अगर ऐसे भी दिखा दूं, ये पानी है और इधर ये लैंड है, तो अगर डिपोजिशन कोरल्स का इस तरह से हो कि तटीय भाग के एकदम करीब आ जाए तो ऐसी कोरल या भित्तियां अपतटीय भित्तियां होती हैं। इनके उदाहरण अगर हम देखें तो फ्लोरिडा यूएसए, भारत में रामेश्वरम और सिंगापुर एटसेट्रा इत्यादि, और भी एग्जाम्पल हैं। बैरियर रीफ की हम बात करें तो देखिए फिर से डायग्राम देखेंगे, ये लैंड पोर्शन और ये इधर ओशनिक पार्ट है या सागरीय भाग है। तो जब इनका डिपोजिशन इस तरह से हो कि बीच में कुछ पानी रह जाए, यानी कि ये पानी देखिए तट ये है, यहां डिपोजिशन हुआ है तो बीच में पानी भरा है, तो इस तरह से जमा होकर के बनने वाली भित्तियां अवरोधक भित्तियां होंगी। इनका बेस्ट एग्जाम्पल ग्रेट बैरियर रीफ, ये है ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट साइड में, या थोड़ा ईस्ट को ही ज़्यादा ले लें। देखिए मैं बना के दिखा दे रहा हूँ मैप पर, ये आप लोग सभी पहचानते होंगे ऑस्ट्रेलिया का मैप है, और ये टोटल तो पानी भरा हुआ है। तो ये बैरियर रीफ कुछ यहाँ इस तरह से मिलेगी। दुनिया की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है, लगभग 150 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, विड्थ है, और लंबाई लगभग 1900 किलोमीटर है। तीसरी अटाल या कोरल रिंग्स, फिर से देख लें डायग्राम, ये वाटर पोर्शन, इस बार मैं डायग्राम को थोड़ा सा यहाँ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बना दे रहा हूँ। मान लें कि कुछ इस तरह से है, तो पहले से भी कोई द्वीप हो या उठा हुआ भाग हो, उसके चारों ओर इनका डिपोजिशन शुरू हो जाता है। कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि कुछ ये डिपोजिशन हो रहा है और इधर भी यहाँ तक हो गया, बीच में पानी भरा रह सकता है। इसीलिए इस तरह की भित्तियों को हॉर्स शू शेप्ड भी कहते हैं, घोड़े के खुर के आकार की भी कहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर कहीं गीली जगह है वहाँ घोड़े का खुर रखा जाए तो बीच में गड्ढा हो जाएगा, और अगर पानी है वहाँ तो पानी भर जाएगा। तो यहाँ इनके लिए भी ऐसा ही होता है। एग्जाम्पल लक्षद्वीप, मैं लिख दे रहा हूँ, लक्षद्वीप, मालदीव इत्यादि। तो ये हमने तीनों तरह की प्रवाल को देख लिया है। अब बात आती है कि प्रवालों का विरंजन क्या होता है, ब्लीचिंग ऑफ कॉरल्स। तो विरंजन का मतलब है कि एल्गी का क्लोरोफिल अगर टूट जाए, या एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो दोनों मिलकर रहते थे, अगर एल्गी वहाँ से हट जाए, अलग हो जाए, जो हाई टेम्परेचर की वजह से भी हो सकती है, ज़्यादातर उसी की वजह से होती है, और ये इतने सेंसिटिव होते हैं कि अगर
एक रेंज के 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी अगर ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो विरंजन होना शुरू हो जाता है। जैसा कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, भूमंडलीय तापन, उसकी वजह से जगह जगह टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी कि पूरे का ही बढ़ रहा है, जगह जगह क्या कोई पैचेज नहीं बल्कि पूरे ही ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो जो एक रेंज थी वो लिमिट क्रॉस हो रही है। इसकी वजह से बहुत सारी संख्या में कोरल्स मर रहे हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये, क्योंकि कोरल्स में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ छोटे जीव और भी रहते हैं, मछलियाँ भी रहती हैं। तो अगर कोरल्स नहीं होंगे या कम होते जाएंगे, जैव विविधता कम होती जाएगी। तो इस तरह से क्लोरोफिल का ब्रेक होने से, या कह सकते हैं एल्गी के अलग होने से जो वाइटनिंग होनी शुरू हुई है, वही है प्रवाल विरंजन। तो ज़रूरत है कि ग्लोबल वार्मिंग को रोका जाए। हाँ, एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि यूपीएससी या कहीं के भी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के सवाल आ जाते हैं कि कोरल्स अधिकांशतः महाद्वीपों के पूर्वी तटों के पास ही पाई जाती हैं। कहाँ? उष्णकटिबंध में। तो महाद्वीपों के पूर्वी तटों के पास में ही पाई जाती हैं। कारण बताइए। तो थोड़ा सा उसके बारे में लिख करके, और मुख्य जो कारण है, क्योंकि यहाँ मैं मेंस की क्लास नहीं ले रहा हूँ, बस आपको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बता रहा हूँ। तो महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर अधिकांशतः गर्म जलधाराएं चल रही हैं, और पश्चिमी तटों पर, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर ले लें, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर ले लें, और चाहे पेरू के पश्चिमी तट पर ले लें, कैलिफोर्निया में ले लें, ये सब ठंडी जलधाराएं हैं। तो गर्म जलधाराएं जहाँ चल रही हैं वहाँ टेम्परेचर 20 से 25 के आसपास ही रहेगा, लेकिन ठंडी जलधाराएं जो महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर चल रही हैं वो तापमान को 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम करवा देंगी, जो कि मूंगे के लिए या पूरा प्रवाल के लिए एक आदर्श दशा नहीं है, या आवश्यक शर्तों में फिर आएगा ही नहीं। इसलिए ऐसी जगहों पर प्रवाल नहीं होंगे जहां ठंडी जलधाराएं चलती हैं। प्रवाल कहाँ होंगे? जहां गर्म जलधाराएं चल रही हैं, और गर्म जलधाराएं अधिकांशतः महाद्वीपों के पूर्वी तटों के साथ चल रही हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। आज हम यहीं रोकते हैं, पढ़ते रहिए।